बोल लो जितना छात्रों को झूठा सपना दिखाओ कमाओगे, लेकिन साला खून में ही नहीं है कि मैं स्टूडेंट को झूठ बोलूं, स्टूडेंट को ठगूं। समस्या यहाँ है। आ जाओ अध्यादेश, अनुच्छेद 1, 2, 3। 1, 2, 3 आई। ये है अध्यादेश। अध्यादेश राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। प्रेसिडेंट्स पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक, क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंशियल पावर टू इशू ऑर्डिनेंस कहाँ है? आर्टिकल 1, बस आर्टिकल 1, 2, 3, अनुच्छेद 1, 2, 3। आ जाइए। अबे मतलब वही 101, 1 2 3 123 ही तो है। अब चलो, जो टिपिकल कॉन्सेप्ट होते हैं उसको सवाल जवाब में ही हम पढ़ते हैं। सवाल जवाब, क्या क्या सवाल पैदा होगा? क्या पैदा होगा? व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस? क्या सवाल पैदा होगा? क्यों पैदा होगा? क्यों पैदा होगा? वाई। कब पैदा होगा? व्हेन। कैसे भी चलो ले लो, कैसे, हाउ, कौन, कहाँ, और क्या क्या सवाल हो सकते? चलो बताओ। आए? हाँ, क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ और परिणाम। निष्कर्ष वही समझ जाओ। साला निष्कर्ष और परिणाम अलग अलग होता है। ठीक, इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं ना, क्योंकि जो भी कंसेप्चुअल जानकारी जहाँ चाहिए वहाँ पर हमको उसका गहन जानकारी और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। देखिए क्या है अध्यादेश। पहला सवाल, तो अध्यादेश सामान्य भाषा में कहूँ तो एक है अस्थायी कानून। क्या है ये? अस्थायी विधि या कानून। क्या है अध्यादेश? इज अ टेम्पररी लॉ। इज अ टेम्पररी लॉ, अस्थायी विधि या कानून है। क्या का जवाब हो गया? अस्थायी कानून या विधि है। अब संसद जो कानून बनाता है, जो बाकायदा संसदीय अधिनियम जिसे हम कहते हैं, मतलब दोनों सदनों से पास होता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं तो अधिनियम बनता है, वो भी कानून है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? संसदीय अधिनियम या संसदीय कानून। अगर ये अस्थायी है तो संसदीय अधिनियम या कानून स्थायी हो गया? नहीं होगा। कोई भी कानून स्थायी नहीं हो सकता, पहली बात। लेकिन अध्यादेश अस्थायी है। कोई भी कानून, संसदीय अधिनियम समझो इसको। संसदीय, तुरंत दिमाग ऐसे ही जाएगा लोगों का कि संसदीय अधिनियम फिर स्थायी कानून होता है। संसदीय विधि या संसदीय अधिनियम, संसदीय क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक विधेयक आता है संसद में, दोनों सदनों से पास होता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। तो संसदीय अधिनियम ये भी स्थायी नहीं कह सकते, इसको हम स्थायी नहीं कह सकते, परमानेंट नहीं कह सकते हम। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर ये अधिनियम, संसद ने आज एक अधिनियम बनाया, 10 साल बाद लगता है कि उस अधिनियम की अब ज़रूरत नहीं है, तो संसद जो है एक और अधिनियम पारित करेगा, एक और अधिनियम या कानून पारित करके इस अधिनियम को ख़त्म कर सकता है। समझ गया? पूर्व में बनाई गई कोई विधि को अगर ख़त्म करना हो तो संसद एक उसको ख़त्म करने के लिए एक और बिल लाएगा, दोनों सदनों से पारित होगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे, और उस विधि का मकसद क्या होगा? पूर्व में बनाए गए उस विधि को ख़त्म करना, तो ख़त्म हो जाएगा। अगर उसमें पुरानी विधि में कोई संशोधन करना हो तो उस संशोधन करने के लिए भी फिर एक बिल आएगा,
दोनों सदनों से पारित होगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे और वो जो पूर्व का जो विधि है, कानून है, उसमें संशोधन कर दिया जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? संसदीय अधिनियम स्थायी नहीं हो सकता, कोई भी विधि स्थायी नहीं हो सकती। लेकिन अध्यादेश को हम क्या बोल रहे हैं? अस्थायी विधि। क्यों बोल रहे हैं? देखो क्या का मतलब तो जान गए ना शॉर्ट में, अभी समझोगे आप। अस्थायी विधि या कानून ना, देखो भारत के लिए है संसद, जानते हो आप, संसद के ये 2 सदन और एक राष्ट्रपति। ठीक, आपको तुम लोग, मैं यार जब इधर बोलना शुरू करूं तो शांत रहा करो। संसद कोई विधि बनाना चाहती है तो भैया ऐसे दोनों सदनों से पास होता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते विधि बनती है ना। मान लो, और आपको पता है कि जब ऑफिस खुला रहेगा तभी तो विधेयक पास होगा, ऑफिस खुला रहेगा तभी विधि पास होगा। लोकसभा राज्यसभा समझ जाओ ऑफिस है केंद्र सरकार के, जहाँ काम होता है, वो खुला रहेगा तभी तो अधिनियम पारित हो पाएगा। और आपको ये पता है सत्र क्या होता है? सत्र चलता है, दोनों सदनों में सत्र चलता है। लोकसभा में एक वर्ष में कितने सत्र हो सकते हैं? 3, पता है आपको। राज्यसभा में भी 3 है ना। बजट सत्र होता है आपका, फिर मानसून होता है, फिर आपका शीतकालीन होता है, ये आपको पता है, इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। शीतकालीन इतने सत्र होते हैं, मतलब साल में 3 बार खुलना ही खुलना है ऑफिस को। अब सत्र क्या होता है? सेशन। सत्र को क्या कहते हैं हम? सेशन। तो देयर आर 3 सेशंस इन अ ईयर इन ईच ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हालांकि बाद में आप पढ़ोगे कि कम से कम 2 का होना जरूरी है, 3 हो जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम 2 सत्रों का होना जरूरी है, वो बाद में पढ़ोगे, अभी मत देखो। सत्र के अंदर होती बैठकें, एक सत्र के अंदर मतलब अ सेशन कंटेन्स अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स और सिटिंग्स, ठीक है, बैठकें। अब एक सत्र खत्म हो गया, अब दूसरा सत्र प्रारंभ होगा कभी ना कभी। एक सत्र आहूत होता है, इसको क्या बोलते हैं? समन। और एक सत्र का खात्मा, सत्रावसान, जिसको क्या कहते हैं हम? प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन। दिस इज समनिंग ऑफ द सेशन, दिस इज प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। अब एक सत्र के खत्म होने के बाद दूसरा सत्र कभी आहूत होगा, समन होगा, प्रारंभ होगा। इसके बीच का ये जो समय है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अवकाश। क्या कहा जाता है? अवकाश। रिसेस। क्या कहा जाता है? रिसेस। 2 सत्रों के बीच की जो अवधि होती, गैप होता है, द गैप बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड रिसेस। 2 सत्रों के बीच की अवधि अवकाश कहलाती है। समझ रहे हो बात भाई? लोकसभा का एक सत्र चालू हुआ, ये बंद हो गया, फिर ताला लग गया है, और छुट्टी है लोकसभा की, बंद है, फिर 2 महीना 3 महीना बाद फिर से खुले सत्र आएगा। इस बीच का ये जो गैप है, इसको क्या बोलते हैं? अवकाश, रिसेस ना। अच्छा, एक संसद के प्रत्येक सदन में वर्ष में कितने सत्र हो सकते हैं? 3। कितने सत्र हो सकते हैं? 3। यहाँ भी वैसे ही, बजट, मानसून और शीतकालीन। बजट आप जानते हो कब से कब तक? सबसे लंबा ये होता है 4 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, 2 महीने का। सेम यहाँ, सेम राज्यसभा में भी भाई, ये कब से कब तक? फरवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने का हो सकता है। मानसून कब से कब तक? जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई से सितंबर, जुलाई से। और ये हो सकता है नवंबर, दिसंबर। हाँ, जून नहीं, जुलाई ये हो सकता है। हालांकि मैं बता दूं आपको, ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई सत्र एग्जैक्ट 4 महीने 3 महीने चले। सत्र को बीच में खत्म भी किया जा सकता है। जैसे आपको बता दूं, देखो कोई भी सत्र हो, सत्र का आहूत और सत्रावसान ये दोनों कौन करते हैं? किसी भी सेशन को समन या प्रोरोग कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का अधिकार है ये।
और राष्ट्रपति किसकी मंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद के सलाह पर करते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, की सलाह पर करते हैं, सलाह या परामर्श, है ना। जब भी प्रधानमंत्री का परामर्श दे देंगे, सत्र आहूत कर दो। अब मान लो 4 महीने का, जैसे सबसे पहला काम तो बजट का ही होगा ना, साल का। सबसे पहले तो पूरे साल भर का पैसा चाहिए, तो बजट सबसे पहला सत्र होता है। बजट, उसमें मुख्य काम होता है बजट। मान लो 2.5 महीना में बजट का काम हो गया, तो फिर क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद परामर्श दे देगी राष्ट्रपति को कि सत्रावसान कर दीजिए। मतलब इस बीच में कभी भी सत्रावसान, मतलब मंत्रिपरिषद के परामर्श पर सत्र आहूत होता है, और वो कभी भी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही सत्रावसान हो जाएगा। बात क्लियर है? With the advice of Central Council of Minister or Union Council of Minister, President summons each of the session of both the houses of Parliament, and also with the advice of Union Council of Minister, President of India prorogues the session of each of the House of Parliament. बात क्लियर है? फिर बताया था आपको कि ये 2 सत्र के बीच में क्या होती, बैठकें। ये क्या है, बैठकें हैं। बैठकें, इसे हम क्या कहते हैं, सिटिंग्स और मीटिंग्स। इन बैठक सत्र, कोई भी सत्र हो, इनके बीच में जो बैठकें होती, इनका होता है स्थगन। जिसे हम क्या कहते हैं, एडजर्नमेंट। और अनिश्चितकालीन स्थगन भी होता है, अनिश्चितकालीन स्थगन, जिसे हम क्या कहते हैं, एडजर्नमेंट सीने डाई। एडजर्नमेंट सीने डाई, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में पकड़ो भाई, बाकी हिंदी में ही रहने दो ना। सत्र, जैसे लोकसभा में कोई सत्र चल रहा है, कोई जूता मार दिया, लोकसभा स्पीकर बैठा है सामने, जूता मार दिया, गुस्सा आ गया, बोल दिया बैठक 2 दिन के लिए स्थगित की जाती है, गुस्से में चला गया। 2 दिन बोल सकता है, 2 सप्ताह भी बोल सकता है, महीना भी बोल सकता है, या 2 घंटे भी बोल सकता है। बोल के चला गया, 2 घंटे के लिए स्थगित की जाती, 2 दिन के लिए स्थगित की जाती, मतलब बता के चला गया। 2 घंटे के लिए स्थगित की जाती, मतलब तीसरे घंटे फिर शुरू होगा। 2 दिन के लिए स्थगित की जाती, मतलब तीसरे दिन फिर से शुरू होगा। 1 सप्ताह के लिए स्थगित की जाती, बोल दिया, मतलब 1 सप्ताह के बाद फिर से पुनः शुरू होगा, उसको बोलते हैं स्थगन। तो द सिटिंग्स ऑफ एनी ऑफ द सेशन ऑफ ईच ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी एजेंड बाय whom? द हेड ऑफ द हाउस। सदन के मुखिया द्वारा किसी सत्र के दौरान बैठकों को स्थगित किया जा सकता है। मुखिया कौन करेगा? ये आहूत और सत्रावसान तो राष्ट्रपति की शक्ति है, लेकिन सत्र के भीतर इन बैठकों का स्थगन या अनिश्चितकालीन स्थगन किसकी शक्ति है? सदन के मुखिया। अगर वो सत्र लोकसभा में चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष, अगर वो सत्र राज्यसभा में चल रहा है तो राज्यसभा का सभापति, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या स्पीकर ऑफ लोकसभा। बात क्लियर है? यहाँ तक तो पता है आपको, ये क्लियर है ना? कोई शंका तो नहीं किसी को? कैसे नोनी हंस कोनो बात है? आए पीछे बैठ के हंस रही, नंबर नहीं है टेस्ट में बताऊँ ये सप्ताह, है ना। हंसना बुरी बात नहीं है, लेकिन साला समस्या ये है कि तेरा ध्यान यहाँ है कि नहीं है। ओ विभाग सहेली कहाँ है रे? विभा है। हाँ, दोनों सहेली है। अजीब संयोग होता है ये कि दोनों सहेलियाँ उपस्थित रहती हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, समन से बना समनिंग, ठीक। अब वर्ष में कितने सत्र हो सकते हैं दोनों सदनों में संसद के? 3 अलग अलग। कितना जरूरी है? वर्ष में कितने सत्रों का होना संसद के प्रत्येक सदन में जरूरी? 2। 3 होते हैं, लेकिन एक वर्ष में 2 सत्रों का होना जरूरी है। 2 सत्रों का होना अनिवार्य है, इट इज
कंपल्सरी फॉर एटलीस्ट 2 सेशंस, है ना, टू बी ऑर्गेनाइज इन अ ईयर इन ईच ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 2 सत्र होने ही चाहिए। अच्छा, अब 2 सत्र होने चाहिए तो एक सवाल आ जाएगा कि दो सत्र होने चाहिए, मतलब ये जो रिसेस है, अवकाश है, इसकी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? अब सवाल बनता है कि नहीं बनता है भाई? साल में 2 सत्र, आहूत 17 2 सत्र है ना, ये ऊपर वाला आहूत, ये 17 एति फिर आहूत, एति फिर 17 2 सत्र जरूरी है, होना ही चाहिए साल में, चाहे संसद का कोई भी सदन हो। तो अधिकतम अंतराल, इन दोनों के बीच का गैप, अधिकतम अंतराल मतलब अवकाश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? एक सवाल बनता है। 6 माह। 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। मतलब अवकाश की अधिकतम अवधि, द मैक्सिमम टाइम इंटरवल ऑफ रिसेस कांट एक्सीड मोर देन 6 मंथ। 6 माह से अधिक नहीं हो सकती कि अधिकतम अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती, अधिक नहीं हो सकती। क्लियर है ना? 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। देखो, समझ में नहीं आएगा और तुम ढूंढते रह जाओगे, शायद तुमको मिलेगा भी नहीं फिर से, क्योंकि मैं नहीं ढूंढता यूट्यूब, लेकिन मैं जानता हूँ, क्योंकि ये किताब में थोड़ी दिया है, ये मैं अपने अंडरस्टैंडिंग से, मैंने इस अवस्था में कैसे समझा सकता हूँ, मैंने बनाया है खुद। मैं किसी की किताब में नहीं दिया है, ना किसी यूट्यूब देखता हूँ, ये मेरा है, मेरा पेटेंट स्टाइल है। मैं बता रहा हूँ तुमको, लिखता हूँ LK पेटेंट स्टाइल है, वो मेरा स्टाइल। समझ गए? 2 चलो समझते हैं। यहां समझ गए इतना, तो यही काम आने वाला है। क्यों समझ लेते हैं पहले, क्यों, मतलब ये शक्ति अध्यादेश की क्यों दी गई? इसको आप लिख सकते हो अपनी भाषा में, लेकिन समझो इसको। अगर संसद के कब ऐसा समझ लो, पहले कब समझोगे तो क्यों समझ जाओगे? कब पहले समझ लो, कब? जब संसद सत्र में ना हो, सामान्य सी भाषा है, सत्र में ना हो। आप कहीं भी अगर कोई पढ़ा होगा ना, तो इतना ही पढ़ा होगा कि जब संसद सत्र में ना हो तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। और यहाँ लेकिन 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन। जब संसद सत्र में ना हो, मतलब दोनों सदन सत्र में ना हो। सत्र में ना हो मतलब सत्र ना चल रहा हो ना, सत्र में ना हो। when both of the house of parliament is not in session, और दूसरी कंडीशन है, एक सदन सत्र में हो, one of the house is in session and the other one is not. एक सदन सत्र में हो और दूसरा ना हो, और दूसरा ना हो, ये 2 ही कंडीशन है। जब वही तो मैं बोल रहा हूँ, सामान्य भाषा में छोटे छोटे एग्जामों में या कई बार PSC में भी लोग आपको यही बताएंगे कि जब संसद सत्र में ना हो, लेकिन अब इसके यहाँ अंदर चल रहा हो। जब संसद सत्र में ना हो बोलने का अर्थ क्या है? या तो संसद के दोनों सदनों में ताला लगा हो, अवकाश चल रहा है, सत्र नहीं चल रहा, मतलब क्या चल रहा है? अवकाश चल रहा है। या फिर एक सदन का सत्र चल रहा हो और एक में ताला लगा हो। दोनों सेम कैसे हो गया भाई? दोनों में ताला लगा है, एक में ताला जरूरी नहीं है। इससे यही तो समझाना कि दोनों सदनों का सत्र एक साथ चले, एक साथ सत्र वसान हो, जरूरी नहीं। यहां तक क्लियर है? देखो, अब राष्ट्रपति को ये शक्ति दी क्यों गई? संविधान के निर्माणकर्ताओं ने ये कल्पना कर ली थी
कि भैया अगर सरकार को कानून चाहिए उस समय और संसद का, ये दोनों अवस्था हो जाती, क्योंकि कानून, संसद कानून तभी बना सकता है, उसमें तीनों की भूमिका है। लोकसभा से भी पास होना चाहिए, राज्यसभा से भी पास होना चाहिए और राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए। राष्ट्रपति तो उपलब्ध हैं, लेकिन संसद का अगर दोनों सदन में ताला लगा है तब भी नहीं बन सकता। अगर एक सदन चल रहा है और एक सदन में ताला लगा है तब भी नहीं बन सकता। और सरकार को उस कानून की त्वरित आवश्यकता है, उस अधिनियम की त्वरित आवश्यकता है। और सरकार बिना अधिनियम के तो लगभग अपंग ही है, उसको जरूरत है अभी कार्य करने के लिए, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई है कि संसद अभी विधि नहीं बना सकता। और ऐसी स्थिति समझ के, दो स्थिति है, जब दोनों सदन में ताला जड़ा हो या फिर एक सदन खुला हो और एक सदन ताला जड़ा हो। किस भाषा में बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना, कि दोनों संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो या एक सदन सत्र में हो, एक सदन सत्र में ना हो। यहां तक तो क्लियर है। तो ऐसी परिस्थिति में जो मंत्री परिषद है, मतलब प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद परामर्श देंगे राष्ट्रपति महोदय को और राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, उस मुद्दे पर अध्यादेश जारी करेंगे। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर है ना। अब ये जो अध्यादेश होता है ये अस्थायी कानून है, मतलब इसकी एक अवधि होती है, इसकी एक अवधि होती है। एक अध्यादेश की अवधि जो है, अध्यादेश कितने अवधि के लिए जारी होता है? 6 माह। कितनी अवधि होती है? 6 माह। एक अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? 6 माह ना। लेकिन आपसे अगर पूछ दे कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि पूछ दे, तो अधिकतम मतलब एक अध्यादेश अधिकतम कितनी अवधि तक जीवित रह सकता है, अगर कभी ये पूछ दे तो 6 माह 6 सप्ताह, 6 माह 6 सप्ताह। अभी समझोगे आप उसको कि 6 सप्ताह कैसे बोलना, अभी समझोगे, अभी बोलना मत। 6 माह अगर केवल अवधि पूछे कि एक अध्यादेश की अवधि कितनी होती भैया, 6 माह। लेकिन एक अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह 6 सप्ताह। समझ जाओगे, ये क्लियर है? तो अस्थायी हुआ ना। अगर एक राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया, मतलब वो अस्थायी विधि बोल रहे हैं, उसकी अवधि 6 माह है। 6 माह के बाद वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अधिकतम अवधि कितना जीवित रह सकता है? 6 माह 6 सप्ताह। इसके बाद तो समाप्त हो जाएगा स्वतः। लेकिन अब एक सवाल कि क्या अध्यादेश एक सामान्य संसदीय अधिनियम में परिवर्तित किया जा सकता है? सवाल कि क्या एक अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया एक अध्यादेश साधारण संसदीय अधिनियम में परिवर्तित किया जा सकता है? कैन एन ऑर्डिनेंस बी कन्वर्टेड इनटू अ नॉर्मल पार्लियामेंट्री लॉ और पार्लियामेंट्री एक्ट? इसका जवाब है हाँ। हाँ, एक संसदीय अधिनियम, एक पार्लियामेंट्री एक्ट, संसद के दोनों सदन स्वीकृति देते हैं, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देते हैं तो बनता है। अभी की अवस्था में क्या है, राष्ट्रपति ने जारी किया है, मतलब राष्ट्रपति की स्वीकृति तो है। अगर एक अध्यादेश को एक निश्चित समय सीमा के भीतर संसद के दोनों सदन अगर स्वीकृति दे दें तो तीनों अंगों की स्वीकृति हो जाएगी। तो एक अध्यादेश सामान्य संसदीय अधिनियम में परिवर्तित हो सकता है। स्थायी अब भी नहीं बोल रहा हूं कि एक अस्थायी आदेश स्थायी हो जाएगा, बोल रहा हूं कि स्थायी नहीं, क्योंकि कोई भी चाहे संसदीय अधिनियम हो चाहे अध्यादेश हो, स्थायी हो ही नहीं सकते। समझाया था कैसे नहीं हो सकते स्थायी, बात क्लियर है? इस सवाल का जवाब ढूंढना है, कैसे एक अध्यादेश सामान्य संसदीय अधिनियम में परिवर्तित हो सकता है। बता तो दिया मैं आपको कि भाई राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है, मतलब राष्ट्रपति की स्वीकृति है। संसद के दोनों सदनों की यदि एक निश्चित अवधि में स्वीकृति मिल जाए तो काम हो गया, तीनों अंगों की स्वीकृति हो गई तो सामान्य संसदीय अधिनियम बन जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, उसको आने से पहले
किस पर देख लेते हैं, राष्ट्रपति किस पर एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये भी एक सवाल है। किस पर, किस पर, किस पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो इसका एक सामान्य सी भाषा में जवाब दे रहा हूं मैं, जिस पर संसद को विधि बनाने का अधिकार है, जिस पर संसद को विधि बनाने का अधिकार है, विधि निर्माण का अधिकार है। मतलब जिन विषयों पर संसद विधि बना सकती है, उन सभी विषयों पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसके लिए मैं यहां आ रहा हूं। आप लोगों ने एक अनुसूची सुनी है, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची सुनी है आप लोगों ने, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में है क्या? केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा, यही है ना, विधायी शक्तियों का बंटवारा। यही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, यही है। अब ये जो केंद्र और राज्य के बीच विधि बनाने की शक्ति, मतलब द पावर टू फॉर्मुलेट लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ना। कैसे विभाजन किया गया है इसका? 3 सूचियां बनाकर। क्या बनाकर? अनुसूची अलग होता है, सूची अलग होता है ना, इसको बोलते हैं लिस्ट। क्या बोलते हैं? 3 सूचियां बनाई गई हैं। 3 सूचियां कौन कौन सी? 3 सूचियां, एक को बोलते हैं अपन संघ या केंद्र बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनियन और सेंट्रल लिस्ट। संघ सूची या केंद्र सूची, इंग्लिश में यूनियन और सेंट्रल लिस्ट। इसको बोलेंगे राज्य सूची, मतलब स्टेट लिस्ट। इसको बोलते हैं अपन समवर्ती सूची, समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट जानते हैं ना, कंकरेंट, कंकरेंट लिस्ट। अगर किसी को नहीं पता होगा स्पेलिंग, तो कंकरेंट लिस्ट। हर एक सूची में क्या होते हैं? विषय होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? ये है सब्जेक्ट्स, विषय, सब्जेक्ट्स, विषय। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और इधर 52 ना। अच्छा, कुछ लोग बोर मत हो ना, बोलो सर इंट्रोडक्टरी क्लास में बता रहे हो, अब वो सभी घूम घूम के आएंगी। भले बताने का ही मकसद ये था कि आपको समस्या ना हो, वो चीज़ें आपको सब आराम से फ्लो में आए। 100, 61 और संघ सूची में 100 विषय हैं। मतलब संघ सूची के इन 100 विषयों पर विधि बनाने का, एक्ट बनाने का या लॉ फॉर्मुलेशन का अधिकार किसका? केंद्र का है, सेंटर। सेंटर is authorized to prepare act or law over these 100 subjects which is under union list। संघ सूची में जो 100 विषय हैं, इसी पर केंद्र को विधि बनाने का अधिकार है। और केंद्र की ओर से विधि कौन बनाता है? संसद ना। राज्य को भी विधि बनाने का अधिकार है कि उनके पास कितने विषय विधि बनाने के लिए? 61। और ये समवर्ती है, मतलब इस पर दोनों विधि बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं। यहां तक तो क्लियर है। अच्छा, देखो केंद्र और राज्य की विधि में अंतर बस इतना होता है, ये समझ जाओ भारत है, भारत के अंदर एक राज्य ले लेता हूं मैं, एक उदाहरण, एक राज्य बस। और आपको पता है केंद्र के लिए विधि कौन बनाता है? संसद, यानी कि पार्लियामेंट। इसी को केंद्रीय विधायिका या सेंट्रल लेजिस्लेचर बोलते हैं। और राज्य में भी विधि, राज्य को भी विधि बनाने की शक्ति है, तो राज्य में स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं उसको हम, जिसको हम क्या बोलते हैं? राज्य विधानमंडल या विधायिका, राज्य विधानमंडल या, और इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेचर। संसद अगर विधि बनाएगी तो वो पूरे भारत में लागू होगी, वो पूरे भारत में लागू होगी। संसद की विधि पूरे भारत में लागू होगी, मतलब इस भारत के अंदर जितने राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ लागू होगी। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल ओवर इंडिया, मीन्स
इट विल कवर ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज। अपवाद छोड़ दो कि कुछ है कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में उसको राज्यपाल या वो बदल सकता है, वो अभी का मुद्दा नहीं है, लेकिन पूरे भारत में लागू होगी, छत्तीसगढ़ में भी लागू होगी। लेकिन संघ सूची पर जो संसद विषय बनाएगा पूरे भारत में राज्यों पर और उस पर भी लागू होगी। भारत कुछ और नहीं है, भारत तो राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से तो मिलकर बना है। अब इनको भी तो अधिकार है, इनके पास कितने विषय हैं? इन 61 विषयों पर राज्य अपने अपने हिसाब से अपने राज्य के लिए कानून बना सकते हैं। संसद के कानून में और राज्य के कानून में अंतर यह है कि जब राज्य कानून बनाएगा तो वो केवल उस राज्य तक ही लागू होगा। समझ गए आप? छत्तीसगढ़ विधानमंडल जो कानून बनाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होगा। मध्य प्रदेश विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर जो एक्ट बनाएगा, लॉ बनाएगा, कानून बनाएगा, वो मध्य प्रदेश में लागू होगा। बस अंतर यही है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कोई शंका है? नहीं है? लड़ाई यहाँ हो जाएगी क्योंकि ऐसे 52 विषय हैं संघ समवर्ती सूची में जिस पर केंद्र को भी विधि बनाने का अधिकार है और राज्य को भी अधिकार। लड़ाई हो सकती कैसे? अगर मान लो समवर्ती सूची में कोई विधि बनी, समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची समझ जाओ, इस कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो समवर्ती सूची में अगर संसद ने विधि बनाई तो पूरे भारत में लागू होगा, तो छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा वो, और राज्य को भी अधिकार है, वो भी अपने लिए विधि बना सकता है अपने अनुसार। अब मान लो राज्य ने विधि बनाई समवर्ती सूची पे, तो वो इस तरह से लागू होगा, मतलब केंद्र का कानून भी बैंगनी वाला लागू है और हरा वाला जो इसने बनाया वो भी राज्य में लागू है। लेकिन अब दो कानून एक ही क्षेत्र में अगर चल रहे हैं तो टकराव हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, विवाद हो सकता है। कैसे? जैसे इसमें एक विषय है परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग जनसंख्या एक समस्या है और नरेंद्र मोदी ने सोचा कि क्यों ना कानून बनाया जाए जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। उन्होंने एक बिल लाया, संसद में लाए, खुद लाए या किसी को बोल दिए, ले आया। उस पर कानून बनाना चाहिए, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन पे कानून बनाने वाले हैं। कानून उन्होंने जो दोनों सदनों में पास किया वो कानून, वो और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। तो कानून क्या था? जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें केंद्र सरकार की नौकरी और केंद्र सरकार की कोई भी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये कानून पारित कर दिया। मतलब लोग हतोत्साहित हो जाएं कि 2 से अधिक वो पैदा ना करें। और समझ जाओ कि कोरोना में लोगों के पास टाइम पास करने का साधन ही नहीं था, तो बच्चा पैदा कर रहे थे वो लोग, है ना। जितने मरे नहीं उसका 10 गुना तो कोरोना में पैदा कर दिए ना। बैलेंस कैसे हो गया? मरे 100, पैदा हुए 1000। अरे भाई, कबले काम हम पे जाते थे, थके हारे होते थे तो उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अभी तो कोई जा ही नहीं रहा है। भाई भी घर में, पति भी घर में, और पूरा लगभग साल भर घर में। और आपको पता है इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो मौज के लिए शारीरिक क्रिया करता है। जानवर केवल रिप्रोडक्शन के लिए करते हैं। बता दूं, जानवर केवल रिप्रोडक्शन, उनका एक समय आता है जब लगेगा रिप्रोडक्शन करना चाहिए तो दे विल कम टुगेदर। बट ह्यूमंस ये कभी भी टुगेदर आ सकते हैं, मॉर्निंग, दोपहर, शाम, इवनिंग ना। छोड़ो उसको, जोक्स अपार्ट। तो जनसंख्या को नियंत्रित, लोगों को हतोत्साहित करना, ज़्यादा बच्चा पैदा मत करो। इसीलिए आपको एक लगा कि हम 2 हमारे 2 स्लोगन भी निकला, हम 2 हमारे 2 और बाहर वाली के 2 ना। इलीगल भी तो रखते हैं क्या लोग आजकल ना। अब ये कानून बन गया। अब लोग जो पहले फ्री थे वो बोलेंगे अरे यार नहीं, तीसरा पैदा नहीं करते, नहीं तो साला नौकरी, जो सरकारी नौकरी में नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और जिनको ये सब लाभ मिलता है, फ्री का इलाज और ये सब स्कीम के तहत, वो नहीं मिलेगा।
तो लोग हतोत्साहित हो गए ना। लेकिन एक समुदाय को इस कानून से भी ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ भारत में, मुस्लिम अल्पसंख्यक। क्योंकि मुसलमानों को उनके धार्मिक कानून की किताबों के अनुसार छूट दी गई है। ये हिंदुओं पर लागू होता है, मुसलमानों पर नहीं। क्योंकि मुसलमानों को उनके धर्मशास्त्र जो हदीस कुरान ये सब है ना, हदीस शरिया, इनकी कानून की किताबें हैं, धार्मिक कानून की किताबें, वहाँ पर कहा जाता है अल्लाह की देन है, आने दो ना, हमने कुछ नहीं किया है, अल्लाह ने दिया है। अब उनको कैसे बताएं कि भैया अगर तुम निष्क्रिय होते तो कुछ भी कर लो, अल्लाह नहीं दे सकता ना, लेकिन बोल देंगे अल्लाह की देन है। फिर नसबंदी उसमें हराम है ना, उनमें नसबंदी नहीं करवाते हो लोग, नसबंदी नहीं कराया जाता, बता रहा हूँ, तो हराम है उनके में, हराम बोले तो पाप है, इसलिए नहीं कराते। अब फिर बोल देंगे अल्लाह की देन है। अबे सालों, तुम अगर एक्सरसाइज ना करो तो कहाँ से होएगा। और हिंदू यहाँ भी बोलते हैं भगवान जो देता है भगवान देता है, भगवान ने मुंह दिया खिलाने को भी देगा, अल्लाह की झूठ है, बता देता हूँ तुमको। ऐसा होता तो लोग भूखमरी से मर नहीं रहे होते ना। बना दिया, अब हमारे साए जोश में आगे महू बनाऊं तो वह विधेयक लाइस, क्योंकि बना सकता है ना, परिवार नियोजन यहाँ का विषय है, वो भी बना सकता है। वो भी अपने विधानसभा में एक बिल ले आए, विधेयक ले आए और कानून पारित कर दिया। कानून कुछ ऐसा पारित हो गया कि जेकर 3 बच्चा ले ज़्यादा बच्चा हो, ओला राज्य सरकार के नौकरी और योजना के लाभ नहीं मिले। अब ये तीसरे को अलाउ कर दिया, राज्य का कानून तीसरे को अलाउ कर रहा है, जबकि केंद्र का कानून, संसद का कानून तीसरा बोल रहा नहीं होना चाहिए। और एक इन्होंने कानून बना 3 से ज़्यादा जिनका होगा उनको नहीं मिलेगा राज्य सरकार का लाभ। ये तीसरा अनुमति दे रहे हैं और केंद्र का कानून तीसरे की अनुमति। अब हो गया झगड़ा। अब कैसे वे कॉन्ट्राडिक्टरी। तो भैया अब दोनों विरोधाभासी हो गए। ऐसी अवस्था में बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। संसद का कानून उस राज्य में प्रभावी हो जाएगा और राज्य का वो कानून अप्रभावी हो जाएगा। बात क्लियर है। ऐसे बहुत सारे क्लॉज हैं, कब कब क्या कंडीशन है वो बाद में पढ़ोगे आप, ये समझाने के लिए था आपके। बात क्लियर है। आ जाओ। अब मुझे बताओ कि राष्ट्रपति अध्यादेश कहाँ कहाँ जारी कर सकते हैं। क्या राष्ट्रपति केवल संघ सूची की पर अध्यादेश जारी करेंगे? यहाँ भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, क्योंकि भैया संसद का अधिकार है। यहाँ भी जारी कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ भी संसद को विधि बनाने का अधिकार है। यहाँ सामान्य परिस्थिति में राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। लेकिन एक परिस्थिति अभी भी बता दे रहा हूँ मैं, राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति एक परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्या? हाँ, राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ? अरे यार तुम लोग कैसे बात करते हो बे? मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ कि मैं एक सामान्य परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं रखते। लेकिन अब विशेष परिस्थिति देखो, अगर इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, क्या लगा हो? अब इसमें मत जाना ना, राष्ट्रपति शासन जो डिटेल वो इमरजेंसी में पढ़ाऊंगा। फिलहाल जितना समझ आपको चाहिए वो देखो आप। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है ना, अगर कोई राज्य संविधान के अनुसार किसी राज्य में शासन नहीं चल पा रहा है ना, गवर्नेंस जो है वो संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहा है, द गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट इज नॉट रनिंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति उस राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल लगा देते हैं, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। डिटेल मैं नहीं जा रहा हूँ ना, फिर बोलोगे सर एक और था, सर को पता नहीं होगा कि केंद्र का निर्देश यदि राज्य नहीं मानेगा तो भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हारा अभी उलझाना नहीं है। बस इतना जान लो कि राष्ट्रपति एक राज्य में
राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। और अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है तो 2 महीने की अवधि के बाद उस राज्य की सरकार भी भंग हो जाती, खत्म, कोई मंत्री नहीं रहेगा, और विधानसभा भी भंग हो जाती। बात क्लियर है? मतलब जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वो राज्य न तो अब कोई अपने राज्य के लिए कानून बनाने की स्थिति में है और न ही वहाँ कोई मंत्री है जो शासन चलाएगा। बात क्लियर है? इतना समझ में आया ना? ऐसी अवस्था में जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ होता है उस राज्य की समस्त विधायी शक्ति और कार्यपालिक शक्ति किसके पास चली जाती है? केंद्र के पास। किसके पास चली जाती? केंद्र के पास चली जाती। अब उस समय जब तक उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है उस राज्य के लिए विधि बनाना है तो भी संसद ही राज्य सूची के विषय पर उस राज्य के लिए विधि बनाएगा, है ना? और राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कार्यपालिका उस विधि को वहाँ उस राज्य में लागू करेगी। बात क्लियर है कि कोई समस्या है कहीं पर किसी को? क्लियर है? देखो संख्या ज़्यादा है, मैं सबका माथा नहीं देख सकता, जिम्मेदारी लेनी होगी। माथा देख लिया तो मैं पकड़ ही लूँगा कि झूठ बोल रहे हो, समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन हर समय माथा नहीं देख सकता। ये बात समझ में आ गया ना? तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो उस राज्य में अब उस राज्य की तो शक्ति है ही नहीं विधि बनाने की। उस समय तो विधि संसद ही बनाएगा उस राज्य के लिए, तो उस समय केंद्र ही विधि बना रहा है। तो क्या उस राज्य के लिए उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर पाएंगे? हाँ ना? यहाँ एक ही कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर पाएंगे, जब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन। लेकिन अब बताओ उस राज्य के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की परिस्थिति क्या होगी? वो तो जान गए आप, राज्य में मंत्री परिषद भी बर्खास्त है, विधानसभा भी भंग है, ना तो उस राज्य में सरकार रही ना ही विधायिका। विधि कैसे बनेगी? राज्य भी है। आपातकालीन स्थिति में विधानसभा भंग नहीं होती, जीवित है ना वो। पहले समझो तो सही, समझे इसको? ये बात क्लियर है कि नहीं भाई? इतना ही समझो कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है कोई मंत्री नहीं है, सरकार बर्खास्त, टर्मिनेट हो गई है सरकार, कोई मिनिस्टर कोई नहीं है, और विधानसभा जो कानून बनाती थी वो भी भंग हो चुकी है। ना तो विधि बन सकती उस राज्य में, ना ही सरकार शासन चला सकती। शासन कौन चलाएगा उस राज्य का? केंद्र चलाएगा शासन। और केंद्र की ओर से किसके जिम्मे में होगा? वो राष्ट्रपति के साथ, तभी तो राष्ट्रपति शासन बोल रहे हैं। और विधि बना, अब उस समय अगर उस राज्य के भाई बिना विधि के अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है किस राज्य में 2 साल तक, तो क्या उस राज्य में लोग हवा पी के जिएंगे? शासन तो चलेगा ना। कौन चलाएगा शासन? केंद्र। विधि बनानी होगी तो उस समय राज्य सूची में उस राज्य के लिए विधि कौन बनाएगा? केंद्र। अब राष्ट्रपति शासन जिस राज्य में लगा हो तो उस समय केंद्र यानी संसद को विधि बनाने का अधिकार है, और उस समय फिर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार मिल जाएगा। अब जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो उस समय भी तो ऐसा हो सकता है कि केंद्र में संसद सत्र में ना हो और उस राज्य में कानून की ज़रूरत है, या दोनों सदन सत्र में ना हो, या एक सदन सत्र में हो एक ना हो, और उस राज्य के लिए कानून चाहिए, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। बात क्लियर है ना? एक एक एंगल क्लियर होना चाहिए। यही होता है कि अचानक प्रश्न आता है, अगर उस एंगल को आपने सोचा ही नहीं तो प्रश्न बनता नहीं ना। समझ गए भाई? हमने एक ही लाइन में तो पढ़ा कि जिस पर संसद को विधि बनाने का अधिकार है उसी पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये तो हमेशा है। संसद को संघ सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है, तो संघ सूची के विषय पर क्या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? हाँ। क्या समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? हाँ। क्या राज्य सूची पर सामान्य परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? नहीं। तो वो कौन सी परिस्थिति है जब राष्ट्रपति किसी राज्य के लिए भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं? जब उस राज्य में
राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो। क्लियर है बात? इतनी सी बात बताने के लिए मेरे को यहाँ आना पड़ा है, लेकिन अगर नहीं बताता तो तुमको समझ में नहीं आता कैसे हुआ थे। किससे किसका जवाब मिल गया भाई? ये हो गया, किस पर हो गया? क्या भी हो गया, क्यों भी हो गया? समझ गए आप? सरकार को विधि की आवश्यकता है और संसद उस समय विधि बनाने की अवस्था में नहीं है। अब वो यही जवाब यही छुपा हुआ है। कब कैसे नहीं है विधि बनाने की अवस्था में? ये भी हो गया। कब भी हो गया, कैसे भी हो गया, वही समझ गया। राष्ट्रपति कैसे अध्यादेश जारी करते हैं? कौन भी हो गया, कौन जारी करता है? कहाँ? और राज्य के लिए भी कर सकते हैं जब राष्ट्रपति। अवधि भी जान गए। हाँ, अब हमें ये बस कुछ बचा हुआ है लास्ट का, ये समझना है ना। चलो, कहाँ? अरे राष्ट्रपति को अध्यादेश का मतलब साइन किया, आदेश हो गया, अध्यादेश जारी हो गया, कानून। सुन लो, अरे यार संसद नहीं, तभी तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया अध्यादेश जारी करने का। और अरे प्रधानमंत्री का परामर्श दिया, प्रारूप मंत्रिपरिषद ही बनाएगी, ये कानून हमको चाहिए, साइन कर दिया, हो गया, लागू हो गया। किधर किधर? अबे एक जन बोल रहा, बोलन दो ना। हाँ, वो अध्यादेश नहीं था, वो अध्यादेश था, वो घोषणा थी, घोषणा, नीतिगत घोषणा बोलते हैं उसको। वो नीतिगत घोषणा थी ना, वो नीतिगत घोषणा थी कि सरकार ने निर्णय लिया, मंत्रिमंडल का निर्णय था वो। अध्यादेश अध्यादेश नहीं था, हमने निर्णय, राष्ट्रपति ने थोड़ी नहीं लिया, हमने निर्णय लिया है, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में है। वो नीतिगत घोषणा है, पॉलिसी डिसीजन है, वो पॉलिसी डिसीजन लिया, वो कोई कानून वानून थोड़ी था। वो होता है गुप्त, कुछ खास लोग की बैठक हो सकती, जिसको अपन बोलते हैं ना कैबिनेट मीटिंग, उसी में निर्णय ले लिया और रात में डिक्लेयर कर दिया। इधर आओ, अब हमने देखा कि 2 सत्र, ये एक सत्र हो गया, एक सेशन हो गया, आहूत और सत्रावसान, समनिंग एंड प्रोरोगेशन। फिर हमने पता कि साल में एक सदन में कम से कम कितने सत्र का होना जरूरी है, मतलब दूसरा कभी आहूत होगा और फिर इसका सत्रावसान होगा। ये जो गैप है 2 सत्रों के बीच का अधिकतम गैप कितना हो सकता है? 6 माह। 2 सत्रों के बीच का अधिकतम गैप 6 माह, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, संविधान की भाषा में 1 माह का मतलब 30 दिन होता है। अगर घुमा फिरा के बोला तो 6 माह का मतलब 180 दिन है। 7 माह? अबे मैं इसके गैप की बात कर रहा हूँ, अध्यादेश की अधिकतम अवधि की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात क्लियर है? हम मान के चलते हैं कि आज कतक तारीख है, 17 जुलाई। 17 जुलाई के प्रधानमंत्री परामर्श देते हैं राष्ट्रपति ला कि लोकसभा के भी सत्रावसान कर दो और राज्यसभा का भी सत्रावसान कर दो। अब दोनों सदन बंद है। अब प्रधानमंत्री अगले दिन परामर्श दे देंगे राष्ट्रपति महोदय को, राष्ट्रपति महोदय फलाना विषय पर, संघ सूची के फलाना विषय पर अध्यादेश जारी कर दो। मना कर सकेंगे राष्ट्रपति? नहीं कर सके मना, कर दी ही अध्यादेश जारी। किस पर कर सकते हैं हमको पता है, कर दिया जाए। अब एक अध्यादेश की मैंने अवधि बताई थी आपको, कितनी? 6 माह। इस परिस्थिति में 6 माह हो सकती है। फिर पता चला कि प्रधानमंत्री ने, क्योंकि मैंडेटरी है, 6 माह से ज़्यादा अवधि गैप नहीं हो सकता।
6 माह के बाद प्रधानमंत्री ने परामर्श दिया राष्ट्रपति महोदय को कि आप सत्र आहूत कर दीजिए। आपको पता है राष्ट्रपति अपनी मर्जी से सत्र आहूत नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री के परामर्श पर होगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर होगा। तो एक अध्यादेश की अवधि समझ गए आप, 6 माह कैसे हुई, 6 माह ऐसे हो गई। लेकिन अब देखो एक अध्यादेश की कंडीशन है कि जब सत्र अवसान हो, जब संसद सत्र में ना हो तभी अध्यादेश जारी हो सकता है, वही कंडीशन वही है ना। लेकिन जैसे ही संसद का कोई सदन सत्र में आएगा, जैसे ही उस अध्यादेश को यदि आगे जीवित रहना है तो 6 सप्ताह के भीतर पारित होना होगा। 6 सप्ताह के भीतर, कितने सप्ताह के भीतर एक अध्यादेश को सदन के सत्र में आने पर पारित हो जाना चाहिए? 6 सप्ताह। सदन अभी सत्र में नहीं है भाई, बोल रहा है सत्र में आने पर आहूत हो गया, मान लो 6 माह बाद, ये देखो आहूत हो गया, दोनों एक साथ आहूत हो गया। 6 माह से अधिक नहीं हो सकता ना, तो एक साथ आहूत भी हो गया 6 माह बाद। अब सत्र चालू हो गया। अब एक अध्यादेश के बाद कितनी अवधि है? 6 सप्ताह। मतलब संसद के किसी सदन के सत्र में आने पर अधिकतम अध्यादेश कितनी दिन जीवित रह सकता है? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह मतलब इसी को घुमा फिरा कर कहें कि जब सत्र में नहीं था तब अध्यादेश जारी हुआ, जब कोई सदन सत्र में शुरू आया, सेशन में, when a house came in session, then what is the time interval between an ordinance has to be passed by that house? मतलब जब सत्र में आया तो उस सदन में उस अध्यादेश को कितनी अवधि के भीतर पारित होना होगा? क्लियर है बात? ये बात समझ में आ गई? 6 सप्ताह हम मान के चलते हैं, एक साथ आहूत हुआ, एक साथ सत्रावसान हुआ, तो एक साथ आहूत भी हुआ, 6 माह का समय हो चुका है। अंतिम जो दिन था आहूत हो गया, अब 6 माह तक जीवित रह सकता है। 6 माह इन दोनों सदनों ने क्या किया? आखिरी दिन उस अध्यादेश पर मतदान किया और साधारण बहुमत से पारित। कौन से बहुमत से पारित होगा भाई? जब साधारण विधेयक भी साधारण बहुमत से पारित होता है, ये भी कौन से बहुमत से पारित होगा? ऑर्डिनरी और सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। हम क्या कहते हैं इसको? सदन में उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक, मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अबे बीच में बड़बड़ाता रहता, पता नहीं रहा बड़बड़। ये क्लियर है? पता है तो बोल, ऐसे केवल व्यर्थ में बड़बड़ाने की आदत मत पाल। क्या बोला था अभी? क्या बोला था? मैं अंग्रेजी में बोला थी तो बोला क्या? नहीं, आखिरी जीवित रहेगा ये। मैंने क्या बोला? एक अध्यादेश की अवधि सामान्य कोई पूछे तो कितनी, लेकिन एक अध्यादेश अधिकतम कितने दिन जीवित रह सकता है? वो इसलिए अधिकतम 6 सप्ताह और जीवित रह सकता है क्योंकि ये कंडीशन है कि जब सदन सत्र में आए तो 6 सप्ताह के भीतर उसे पारित होना होगा। और अगर ये बात समझ गए ना, अधिकतम कैसे 6 सप्ताह? अब अध्यादेश की अधिकतम अवधि कैसे हो गई? 6 महीना 6 सप्ताह कैसे हो गई? पता चला। अब पहले ही दिन मान लो, इस पहले ही दिन, इस सत्र के पहले ही दिन इसने क्या किया? वोटिंग करवा दी और ये फेल हो गया। तो अध्यादेश क्या जीवित रह पाएगा? जीवित मर गया। जैसे ही किसी सदन ने उसे वोटिंग करवाई, फेल हुआ, अध्यादेश खत्म। समझ गए बात? तो इसीलिए तो 6 माह हो गया। ये अवधि 6 माह क्यों बोल रहे हैं? पहले दिन वोटिंग करवाया और साधारण बहुमत से पास नहीं हुआ, किसी एक सदन ने भी पास किया तो क्या वो कानून बन पाता? एक सदन ने भी फेल किया तो अध्यादेश खत्म। इसीलिए 6 माह। लेकिन इसने क्या किया? अंतिम दिन चुना
तो ये तब तक जीवित रह गया। अधिकतम कितना जीवित रह गया? 6 माह। लेकिन जैसे ही किसी एक सदन ने भी अध्यादेश को पर मतदान करवाया और वो साधारण बहुमत से पास नहीं हुआ, अध्यादेश वहीं खत्म। बात क्लियर? आगे वाला मुद्दा है, आगे वाला, यहां तक क्लियर है? ये तो एक कंडीशन हो गई कि एक साथ 17 वसान हो गया, एक साथ 17 आहूत हुआ, तो 6 माह 6 सप्ताह में इसको आपको ऐसे समझा दिया। दूसरी कंडीशन ऐसी है कि एक सदन सत्र में है और एक सदन, उल्टा भी हो सकता है ना, ऐसे भी कर सकता हूँ। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। एक सदन सत्र में है और एक सदन, अभी भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तारीख वही ले लेते हैं, कितना? 17 जुलाई की स्थिति में एक सदन चालू है, सत्र में है और एक सदन नहीं है, इसमें भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं ना। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति महोदय को परामर्श दिया और राष्ट्रपति महोदय ने अध्यादेश जारी कर दिया, ऑर्डिनेंस इशू कर दिया। अब आपने अभी पढ़ा ना कि जब सदन सत्र में हो तो उस अध्यादेश के पास अधिकतम कितनी अवधि है? सत्र में आने पर 6 सप्ताह, सत्र में आने पर। लेकिन आपको बता दूं, इस परिस्थिति में जो सदन सत्र में चल रहा है वो 6 सप्ताह अभी काउंट नहीं होगा, अभी काउंट नहीं होगा। अब अध्यादेश समझ जाओ 17 जुलाई से 17 अगस्त 17 सितंबर हो गया, 17 सितंबर 2 महीना तक अध्यादेश चल रहा है। सरकार अध्यादेश का लाभ उठाकर जो अस्थायी कानून है काम कर रही है। 17 सितंबर को इसका 17 वसान हो गया, ये सत्र में आ गया, बुला लिया राष्ट्र, सत्र में आ गया। अब ये सत्र में आ गया तो आपको पता है ना, सत्र में आने पर कितनी अधिकतम कितना समय है? यहां से गिनती शुरू, उल्टी गिनती शुरू, कितनी? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के भीतर इसे पारित होना होगा। और अगर मान लो इस बीच में कभी भी उन्होंने पारित नहीं किया तो अध्यादेश जीवित रह पाएगा क्या? खत्म हो जाएगा। भैया हमने अवधि 6 माह बोली, वो उससे पहले भी 10 दिन बाद भी अध्यादेश खत्म हो सकता है, 10 दिन बाद भी। अभी बताता हूँ, पहले समझो इसको। ये समझे आप? ओके, मतलब कंडीशन ये है कि जो सदन सत्र में नहीं था भले 1 महीने बाद आए, 6 सप्ताह के भीतर पारित होना चाहिए अगर अध्यादेश को जीवित रहना है। अगर 6 सप्ताह के भीतर पारित होना चाहिए अगर वो उससे ज़्यादा जीवित रहना चाहता है। लेकिन अगर इस 6 सप्ताह के भीतर उन्होंने फेल कर दिया तो अध्यादेश भी खत्म। अगर 6 सप्ताह उन्होंने कुछ नहीं किया तो भी खत्म मान लिया जाएगा, तो भी खत्म। मतलब जीवित रहना है तो पारित करना पड़ेगा उसको। बात क्लियर है कि नहीं? अरे किसी को कोई शंका हो? हाँ, ताला तो लगता ही नहीं है। इसका ताला नहीं लगता। कौन बोला बे? साला हाँ, 17 का लगेगा सर। ताला लगता नहीं, मतलब इसका मतलब है कि वो कभी भंग नहीं होता। सत्र का ना, सत्र अलग चीज है। ठीक है, सवाल ठीक है, सवाल मन में आया, क्लियर तो हो गया उसको। नहीं तो होती ताला खोलत नहीं थी, चाबी लगा खुलत नहीं है। ये बात समझे कि नहीं समझे? अगर एक अध्यादेश को जीवित रहना है तो जब भी कोई सदन सत्र में आएगा, चाहे 1 महीने बाद ही सत्र में आ जाए, 6 सप्ताह के भीतर उसे पारित होना पड़ेगा। अगर 6 सप्ताह उस सदन ने कुछ किया ही नहीं अध्यादेश के ऊपर तो भी स्वतः समाप्त। क्लियर है? अब आप बोलोगे चलो हम मान लेते हैं कि इसने पारित कर दिया, अध्यादेश जीवित रह गया, थैंक गॉड आई एम अलाइव, जीवित रह गया। अब ये 17 वसान हुआ था, भी पता चला 2 महीने बाद ये सत्र में आ गया। अब तक 4 महीने हो चुके हैं अध्यादेश को, क्योंकि इसने पारित कर दिया, 4 महीने अध्यादेश जीवित है। जो सदन सत्र में था ना, उस सत्र में 6 सप्ताह कैलकुलेट नहीं होगा। वो जब 17 वसान होकर दोबारा सत्र में आएगा, 6 सप्ताह का समय यहां से काउंट होगा। समझ गए कि नहीं? अबे देखो
ये जीवित रहे इसके लिए ज़रूरी ये है कि जब ये सत्र में आया था तब ये पारित हो जाना चाहिए 6 सप्ताह के भीतर, तभी जिंदा रहेगा। वरना इसी बीच में अगर 6 सप्ताह इसने कुछ भी नहीं किया, पारित ही नहीं किया, तब भी स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा। और अगर वोटिंग करवाया और साधारण बहुमत से पास नहीं हुआ तब भी समाप्त हो जाएगी, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक सदन ने भी अगर अध्यादेश को पारित नहीं किया, गया 4 महीना जीवित था, अभी भी समय है, ये सत्र में आ गया, 6 सप्ताह का समय है। अगर इसने वोटिंग करके विफल कर दिया तो अध्यादेश यहाँ खत्म। लेकिन अगर इसने फिर वोटिंग करा के पास कर दिया तो ये भी पास कर दिया, ये भी पास कर दिया, और राष्ट्रपति ने पहले ही अध्यादेश जारी किया था, उनकी भी स्वीकृति हो गई। जैसे ही दूसरा सदन उसे साधारण बहुमत से तयशुदा समय के भीतर पारित कर दे, अध्यादेश साधारण संसदीय अधिनियम में परिवर्तित हो जाएगा। अरे पहले सवाल क्लियर करने दो, वो पहले आया नहीं जाओ। इसका सुनो, इस कंडीशन में हमने कहा एक साथ सत्रावसान हुआ है, अगले दिन जारी हो गया, और एक साथ आहूत हुआ है एक साथ, तो 6 माह और 6 सप्ताह समझाने के लिए बताया। अब एक कंडीशन पढ़े थे कि संसद का एक सदन सत्र में हो और एक ना हो। ये सत्र में चल रहा है और ये नहीं है, तो इस तारीख को क्या अध्यादेश जारी हो सकता है? हो सकता है, हो गया। जो सदन अब इस परिस्थिति में जो सदन सत्र में चल रहा होगा, जो सदन सत्र में होगा, सेशन में होगा, उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे तो 6 सप्ताह उसी सेशन में काउंट नहीं होगा, वो 6 वीक उस सेशन में काउंट नहीं होगा। वो क्या है, सत्र चल रहा था तब जारी हुआ ना, ये सत्र खत्म होगा, फिर दूसरा सत्र जब चालू होगा तब 6 सप्ताह का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। अभी समझो, क्लियर हुआ? पहले हाउस में अगर लोकसभा में अगर दोनों हाउस में 6 हफ्ते के अंदर पास होना चाहिए, अगर एक से पास हो गया दूसरे में जाने में 4 to 5 मंथ्स अगर लग रहे तो होल्ड रह सकता है। होल्ड रह सकता है, लेकिन वो 6 सप्ताह से अधिक नहीं होना चाहिए। हाँ, जब भी सत्र में देखो एक अध्यादेश की अवधि, अच्छा मैं समझ रहा हूँ वो क्या बोलना चाह रहा है। और देख, वो जो बोलना चाह रहा है वो ये बोल रहा है कि भाई लोकसभा सेशन में है और राज्यसभा नहीं है। बताते जाना ना तेरे मन में जो सवाल आया, लोकसभा है और ये नहीं है। अब ऑर्डिनेंस इशू फलाना तारीख को हो गया, ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी हो गया, ठीक, और ये 4 महीना बाद सेशन में आया। कब आया? मतलब 4 महीने बीत चुका है ना, 4 महीने इसको बीत चुके, 4 महीने बाद आया तो 6 सप्ताह के भीतर इसने पास कर भी दिया तो जीवित है। अब ये इसके कहने का मतलब है कि 2 महीने बाद, 4 महीने बाद ना, 2 महीने बाद ये सत्रावसान हो गया। लेकिन अब बोल रहा है कि 6 माह, इसके बीच में कितना, 6 माह के बाद ये सेशन में आ रहा है, क्योंकि अधिकतम गैप 6 माह हो सकता है। ये 2 महीना बीत चुका था और ये 6 माह बाद, परिस्थिति ही नहीं बनती ना, परिस्थिति ही नहीं बन रही है, क्योंकि 6 माह 6 सप्ताह से अधिक जीवित रह ही नहीं सकता, तो अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यहाँ से पास हो गया है, ठीक है, जिंदा है, लेकिन 4 महीना 6 सप्ताह हो चुका है ना। अब 4 महीना मतलब ये देखे, यहाँ पर 6 महीना हो गया, अध्यादेश कितना जीवित रह चुका है? 6 माह। लेकिन अभी 2 और 4 मान लो 6, अभी भी 2 महीना बाद ये सेशन में आएगा। ये गैप कितना है? 2 महीना। और हम जानते हैं कि अधिकतम कितना जीवित रह सकता है? 6 सप्ताह, 1.5 महीना, 15 दिन डिले हो गया। वो 1.5 सप्ताह जैसे ही होगा ना, 1.5 सप्ताह बचा रहेगा, समय ही खत्म। अधिकतम 6 माह 6 सप्ताह का है ना। अब ये उसके बाद पारित भी कर ही नहीं सकता ये, क्योंकि अध्यादेश का अधिकतम अवधि हो चुका है, 6 माह 6 सप्ताह हो चुका है। अब ये पास भी नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं होगा, स्वतः समाप्त। यही सवाल था ना, यहाँ तक क्लियर है?
अब एक अध्यादेश की शक्ति अपन समझ लेते हैं ना। शक्ति एक अध्यादेश की क्या तो एक बात बता दूं, जब तक अध्यादेश जीवित रहेगा, एक अध्यादेश रहेगा, एक संसदीय अधिनियम के बराबर की शक्ति होती है उसकी। एन ऑर्डिनेंस हैज इक्वल पावर एज पार्लियामेंट्री एक्ट। समान शक्ति होती है, संसदीय अधिनियम के समान शक्ति होती है। चलो कुछ सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं। ये बात तो समझ गए ना, अध्यादेश इज इक्वल टू संसदीय अधिनियम, लेकिन केवल शक्ति के मामले में ना, अवधि के मामले में नहीं। ये केवल अंतर इसलिए कि इसकी अवधि होती है, और जब दोनों सदन स्वीकृत कर लेते हैं तो सामान्य संसदीय अधिनियम बन जाता है। चलो भाई, एक संसदीय अधिनियम, सवाल का जवाब देते जाओ। क्या एक संसदीय अधिनियम संसद के विधि को खत्म कर सकता है? हाँ भाई, एक विधि है पहले की, संसद उसको खत्म करना चाहता है, सरकार खत्म करना चाहती है, एक और अधिनियम पारित करेगी, खत्म कर देगी, तो विधि समाप्त कर सकता है। ठीक, तो अध्यादेश भी कर सकता है। समान शक्ति है ना, कि एक अध्यादेश किसी संसदीय अधिनियम को समाप्त भी कर सकता है। फिर एक संसदीय अधिनियम क्या किसी विधि को संशोधित कर सकता है? कर सकता है। तो एक अध्यादेश भी किसी संसदीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है ना। संसदीय अधिनियम, पार्लियामेंट्री एक्ट। क्या संसदीय अधिनियम आपके मौलिक अधिकार छीन सकता है? नहीं। तो अध्यादेश भी घंटा नहीं छीन सकता। तुम लोग देखना, यूपीएससी ऐसे प्रश्न यही फंसाता है। अब ये क्लियर समझ में आ रहा होगा क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता। अध्यादेश भी ये कर सकता है, ये भी। जब ये नहीं कर सकता तो ये भी नहीं कर सकता। क्या एक संसदीय अधिनियम संविधान में संशोधन कर सकता है? भैया, उसके लिए संविधान संशोधन विधेयक आता है, अलग प्रक्रिया है। तो एक संसद द्वारा बनाया गया साधारण विधि संविधान में संशोधन नहीं कर सकता, तो एक अध्यादेश भी नहीं कर सकता है ना। मेरे ख्याल से जवाब हो गया, मिल गया। तुम्हारा जवाब तो पहले था। क्लियर है? थक गए रे मम्मू, थक गए साले हैं। एक और बात बता देता हूँ, इसमें हमेशा चालाकी होती है। जैसे मान लो सरकार का बहुमत लोकसभा में है, सरकार का बहुमत लोकसभा में है, राज्यसभा में नहीं है। सरकार को पता है कि साला हम ये लाएंगे विधेयक तो लोकसभा में तो पारित होगा, राज्यसभा में फेल हो जाएगा। तो फिर सरकार को चालाकी, तो मोदी चालाकी क्या कर सकते हैं पता है? राज्यसभा का 17 वसन करवा दें बोल के 17 वसन करवा देंगे, अध्यादेश जारी कर देंगे अगले दिन, और काम चालू हो गया, है ना। और जब मजबूत, तब तक उसका 17 आहूत नहीं करवाएंगे जब तक काम नहीं हो जाता। 6 माह तक तो काम कर ही लेंगे। जब काम हो गया 17 वसन कर ले, अब तू पास कर या फेल कर, हमारा काम। एक और चीज, जैसे मंत्री परिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, बता दूं, मंत्री परिषद के परामर्श पर ही 6 माह से पहले कभी भी राष्ट्रपति अध्यादेश वापस ले सकते हैं। एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। 6 माह से पूर्व कभी भी मंत्री परिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति अध्यादेश वापस ले सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन विथड्रॉ an ordinance any time before the expiry of 6 months on the advice of Union Council of Ministers. बस।